तो इस हेडलाइन इन्फ्लेशन इसे टोटल या समग्र मुद्रास्फीति भी कहते हैं। इसमें खाद्य और ऊर्जा जैसी वस्तुएं भी शामिल होती हैं, जिनके मूल्य में अधिक उतार-चढ़ाव होता है। यह मुद्रास्फीति का मोटा-मोटा रुझान पेश करता है, सटीक नहीं करता है। विश्व बैंक द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा सूचकांक में गिरावट होने तथा सरकार द्वारा घरेलू एलपीजी सिलेंडर की रेट में कमी करने से ईंधन क्षेत्र में महंगाई कम हुई थी। हालांकि इस दौरान खाद्य मुद्रास्फीति में भी अस्थिरता थी, के बावजूद भी हेडलाइन मुद्रास्फीति में गिरावट हुई। वित्त वर्ष 2023 में हेडलाइन इन्फ्लेशन कितना है? 5.4। ठीक है। फिर कोर मुद्रास्फीति यानी हेडलाइन मुद्रास्फीति से खाद्य और ऊर्जा वस्तुओं को पृथक कर दें तो ये आ जाता है कोर। कोर मुद्रास्फीति अस्थायी आपूर्ति व्यवधानों से उत्पन्न उतार-चढ़ाव के प्रभाव को व्यापक रूप से समाप्त कर अंतर्निहित मूल्य प्रवृत्तियों का मूल्य का आकलन किया जाता है। इसमें अत्यधिक उतार-चढ़ाव वाले खाद्य ईंधन के मूल्य शामिल नहीं हैं। कोर मुद्रास्फीति रही है 2023 में 4.3 और वो रही थी 5.4। तो 4.3, 4 और 3, 5 और 4, ठीक है ना। कोर मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति ट्रेंड देखें तो 2022 में बड़ी अंतर्राष्ट्रीय वस्तुओं की कीमतों में बढ़ी थी, इसलिए ठीक है। फिर वो वर्ष 2023 में बढ़ी रूस यूक्रेन के कारण आपूर्ति श्रृंखला बाधित हुई, जिससे कोर मुद्रास्फीति बढ़ी, ठीक है। तो कोविड के पश्चात लोगों के शहरी क्षेत्रों में लौटने से घर के किराए में वृद्धि हुई, फलस्वरूप कोर मुद्रास्फीति बढ़ी। पर वर्ष 2024 में किस्तों में सुधार हुआ, फलस्वरूप कोर सेवा और कोर मुद्रास्फीति गिरावट हुई। कोर सेवा मुद्रास्फीति 9 साल के निचले स्तर पर आ गई है। कोर वस्तु मुद्रास्फीति 4 साल के निचले स्तर पर आ गई है। फिर कोर मुद्रास्फीति में कुल 167 वस्तुएं सेवाएं शामिल हैं। कोर वस्तु 122 और कोर सेवाएं हैं 45। फिर कोर वस्तुएं मुद्रास्फीति टिकाऊ वस्तु में 48% भाग कपड़ों परिधान से संबंधित है। गैर टिकाऊ में 3 घटक हैं, खाद्य व पेय, दूसरा है ईंधन और तीसरे में अन्य शामिल। फिर अगले चलें तो खाद्य मुद्रास्फीति। फिर खाद्यान्न मुद्रास्फीति देखें तो ये क्या है? खाद्यान्न कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव को प्रदर्शित करती है। वर्ष 2023 में 6.6% है, वर्ष 2024 में 7.5% है और भारत खाद्य तेल के कुल भाग का 50% आयात करता है। तो खाद्य तेल के कुल भाग का 50% तो हम आयात ही कर लेते हैं। फिर मुद्रास्फीति एवं राज्यवार तुलना। तो फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारतीय औसत खुदरा मुद्रास्फीति में गिरावट के कारण 36 राज्य 9 केंद्र शासित प्रदेशों में मुद्रास्फीति की दर 6% से भी कम थी। फिर फाइनेंशियल ईयर 2024 में राजस्थान में मुद्रास्फीति 6.4 थी। खुदरा मुद्रास्फीति की बास्केट में शहरी खाद्य बास्केट का 29.6 यानी 29.6% और ग्रामीण खाद्य पदार्थों का बास्केट में 47.3% का भार रहा है। तो राजस्थान में तो कितनी रही है? 6.4, इतना याद रखना है। शहरी बास्केट में तो 29.6 और ग्रामीण में 47.3। जिन राज्यों में मुद्रास्फीति बढ़ी है वहाँ शहरी मुद्रास्फीति की तुलना में ग्रामीण मुद्रास्फीति ज्यादा है और मणिपुर में ग्रामीण शहरी मुद्रास्फीति का अंतर सर्वाधिक था। तो ये अपन को कुछ याद रख रहे हैं, ठीक है। तो सब में तो 6 से कम ही है, ठीक है। औसत 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 क्या बता रहे हैं? औसत में गिरावट के कारण। पर यार अपने तो जाता है, ठीक है। फिर रैंक थी मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति की दर 3% या उससे कम, ठीक है। पर ये औसत है और मुद्रास्फीति की दर 3% से कम हो रैंक थी मुद्रास्फीति की जब बात करते हैं तो। फिर अत्यंत मंद होती है, मतलब बहुत स्लो मुद्रास्फीति। सामान्यतः ऐसी स्थिति विकसित देशों में होती है क्योंकि वहां पे महंगाई नहीं होती। रैंक थी मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था में वस्तु व सेवाओं की मांग में वृद्धि करती है और नए रोजगार का सृजन करती है, ठीक है। फिर चलती हुई मुद्रास्फीति। तो मुद्रास्फीति की दर 3 से 10 के मध्य होती है और ये विकासशील देशों के लिए अच्छी मानी जाती है। फिर दौड़ती हुई, यह है 40 और 20 के मध्य होती है। सरकार इसे रोकने के लिए राजकोषीय व मौद्रिक प्रयास करने होते हैं। फिर कूदती हुई यानी गैलोपिंग मुद्रास्फीति, वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में वृद्धि की दर जब 2 से 3 अंकों में वृद्धि हो, जैसे
22%, 98% या 101%, तो इनमें वृद्धि मतलब 2 या 3 अंक की हो जाए तो गैलोपिंग या फिर कूदती हुई कहते हैं। फिर एक है अति मुद्रास्फीति या हाइपर इन्फ्लेशन, जब महंगाई की वृद्धि दर 3 अंक से ज़्यादा हो। अब 3 अंक से ज़्यादा जैसे कि 1000 हो गई, 3000% हो गई तब। और यहाँ पे 2 से 3 अंकों में ही है, जैसे 22% है, 98 या 101। जर्मनी व जिम्बाब्वे में ऐसी मुद्रास्फीति देखी गई है, किसमें? अति मुद्रास्फीति। और अभी अपन ने देखा भी था जिम्बाब्वे में एक गोल्ड करेंसी लाए हैं। फिर है छिपी मुद्रास्फीति, तो ये क्या है? किसी वस्तु की पूर्ववर्ती कीमत पर उस वस्तु को कम वजन, आकार या खराब गुणवत्ता पर बेचना। किसी वस्तु की पूर्ववर्ती कीमत पर उस वस्तु को कम वजन पे या आकार या खराब गुणवत्ता में बेच देते हैं। ठीक है ना? तो संरचनात्मक मुद्रास्फीति ये क्या है? यदि कोई देश लचीली मौद्रिक नीति के तहत अधिक मुद्रा जारी करता है या ब्याज दर में कमी के कारण लोगों के पास ज्यादा तरलता बढ़ती है, जिससे बाजार में वस्तु की मांग बढ़ती है। यह है संरचनात्मक। फिर है ना, आगे चले, आयातित मुद्रास्फीति क्या है? तो विदेशों से आयातित कच्चे माल के मूल्य में वृद्धि, जैसे आयातित पेट्रोल के मूल्य में प्रति बैरल वृद्धि। फिर धारणीय मुद्रास्फीति क्या है? तो मुद्रास्फीति की ऐसी दर जो अर्थव्यवस्था में उच्च विकास को बढ़ावा दे, और भारत में यह है 4 से 6% के मध्य है। फिर खुली व दबी मुद्रास्फीति, तो जब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण ना हो तो खुली मुद्रास्फीति कहलाती है। जब सरकार मुद्रास्फीति पर नीतियों द्वारा निर्माण करे तभी मुद्रास्फीति कहलाती है। तो खुली और दबी, ठीक है। फिर मुद्रा संकुचन और मुद्रा अविस्फीति क्या है? तो जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की आपूर्ति बराबर हो परंतु मांग कम हो जाए, जिससे वस्तु सेवा में कमी हो, तो ये क्या है? मुद्रा संकुचन है, मुद्रा अविस्फीति। अस्फीति में लोगों की आय बढ़ने की तुलना में वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन ज्यादा बढ़ता है। फिर अविस्फीति के अंतर्गत मुद्रास्फीति की दर शून्य से नीचे चली जाती है। मुद्रा संस्फीति, जब मुद्रास्फीति शून्य से नीचे चली जाती है अर्थात मुद्रा अविस्फीति की स्थिति पैदा हो जाती है, तब सरकार मौद्रिक एवं राजकोषीय प्रयास कर पुनः मुद्रास्फीति को सामान्य स्तर पर लाया जा सकता है। तो मुद्रा संस्फीति है यानी रिफ्लेशन है। फिर स्टैगफ्लेशन या निस्पंदन, जब मंदी एवं स्फीति दोनों एक साथ हो। सामान्यतः महंगाई के साथ बेरोजगारी वृद्धि दर में कमी होती है, परंतु स्टैगफ्लेशन के तहत महंगाई की दर बढ़ने पर बेरोजगारी की दर भी बढ़ती है। फिर रेस्क्यूफ्लेशन, तो मुद्रास्फीति एवं मुद्रा संकुचन की स्थिति एक साथ हो। कुछ क्षेत्रों में मुद्रास्फीति अर्थात ऊंची महंगाई दर होती है, जबकि दूसरे क्षेत्रों में मुद्रा संकुचन अर्थात कीमतों में गिरावट, कुछ वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि जबकि कुछ वस्तुओं के मूल्य में कमी होना, स्क्यूफ्लेशन। फिर अन्य संकल्पनाएं, फिलिप्स कर, तो 1958 में A.W. फिलिप्स। फिर महंगाई की उच्च दर के साथ बेरोजगारी की दर में कमी होना, ठीक है। तो बेरोजगारी की दर में कमी होना, यह है फ्लिप कर महंगाई के साथ। महंगाई एवं बेरोजगारी के मध्य दीर्घकालीन संबंध होते हैं। महंगाई की दर जितनी ज्यादा होगी बेरोजगारी की दर उतनी ही कम होगी। फिर एक है बिल्ट इन इन्फ्लेशन, तो ये क्या है? ऐसी मुद्रास्फीति जो अतीत घटनाओं का परिणाम हो वर्तमान तक जारी रहती है, वो है। फिर गिब्सन पैराडॉक्स, तो ये क्या है? दीर्घकाल में ब्याज दर एवं थोक मूल्य में धनात्मक संबंध होता है, ठीक है। फिर आगे देखें, ओकुन का नियम क्या है? बेरोजगारी में 1% की वृद्धि जीडीपी में 10% की कमी लाएगी। यह नियम बेरोजगारी गैप और उत्पादन गैप के मध्य ऋणात्मक संबंध स्थापित करता है। और चक्रीय बेरोजगारी दर में 1 अंक की वृद्धि वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 2% अंकों की नकारात्मक वृद्धि से जुड़ी है। तो ये हो गया ओकुन का नियम। आगे चले तो डाकू नियम, ये क्या है? वकील तथा ब्रह्मानंद द्वारा प्रतिपादित किया गया। वकील तथा ब्रह्मानंद द्वारा प्रतिपादित, डाकू धानी को लूटता है परंतु महंगाई गरीबी को लूटती है। डाकू धनी को लूटता है, क्या मजा आ गया। फिर प्रत्याशा की लोच, तो भविष्य में किसी वस्तु के महंगे होने के डर से जनता वर्तमान में उस वस्तु का क्रय ज्यादा करना शुरू कर दे, तो जिससे वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है, तो ये प्रत्याशा की लोच। फिर मुद्रास्फीति की इष्टतम दर क्या है? तो अर्थव्यवस्था की संवृद्धि दर प्लस मुद्रास्फीति की लक्षित दर, ये है इष्टतम दर। फिर है
सूलेदर कास्ट स्फीति। तो सूलेदर कास्ट स्फीति क्या है? वस्तुओं की खरीद हेतु बार बार बैंक जाकर पैसे निकालना, जिससे समय व ईंधन खर्च करना पड़ता है। फिर अविस्फीति क्या है? जीडीपी डिफ्लेटर। तो यह मौद्रिक जीडीपी को वास्तविक जीडीपी में बदलने का तरीका है। यह मौद्रिक जीडीपी में वृद्धि एवं वास्तविक जीडीपी की वृद्धि के अंतर को दिखाता है। तो मौद्रिक जीडीपी में वृद्धि हो गई एक तो उसको, और एक वास्तविक जीडीपी की वृद्धि में अंतर को दिखाता है। फिर जीडीपी डिफ्लेटर क्या है? तो चालू मौद्रिक मूल्य पर जीडीपी की तुलना स्थिर मूल्य पर जीडीपी से करना। तो चालू मौद्रिक मूल्य पर जीडीपी की तुलना किससे करना? स्थिर जीडीपी से। फिर है किन्सियन पंप प्राइसिंग या महामंदी। तो 1929 में यूएसए की महामंदी किन्स के अनुसार मांग का अभाव था, एक उत्पादकों का भंडारण, दूसरी ओर गरीबी, बेरोजगारी और भुखमरी की समस्या। तो एक और उत्पादकों का भंडार, दूसरी ओर गरीबी बेरोजगारी की समस्या। तो ये था किन्सियन पंप प्राइसिंग या महामंदी। फिर डबल डीप रिसेशन क्या था? तो ऐसी मंदी जिसमें थोड़े समय के बाद अर्थव्यवस्था में तेजी आती है, उसके पश्चात पुनः मंदी का दौर शुरू होता है। तो डबल डिप रिसेशन होता है ये। फिर हस्तक्षेप की नीति या फिर लेजेस फेयर। तो ये एडम स्मिथ ने दी थी। इसके अनुसार आर्थिक क्रियाओं का सरकार पर नियंत्रण न होकर मांग पूर्ति के अनुसार तय होना चाहिए। फिर एनएचबी रेसिडेक्स क्या है? तो 2007 में आया था एनएचबी रेसिडेक्स। ये राष्ट्रीय आवास बैंक एनएचबी द्वारा जारी सूचकांक है, आवास एवं संपदा कीमतों की वृद्धि को दर्शाता है। 15 शहरों का आवास मूल्य शामिल है इसमें। फिर ये हो गया। फिर अगला अगला चैप्टर है बैंकिंग क्षेत्र व मौद्रिक नीति। तो बैंकिंग क्षेत्र भारतीय वित्तीय प्रणाली के मुद्रा बाजार का भाग है, जिसमें वित्तीय परिसंपत्तियों का क्रय विक्रय सामान्यतः 1 वर्ष के लिए होता है। तो ये क्या है? मुद्रा बाजार का भाग है। फिर मुद्रा बाजार का विनियमन करता है आरबीआई। आरबीआई केंद्रीय बैंक है, मौद्रिक नीति निर्माण व क्रियान्वयन करता है। स्थापना 1926 में हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पे 1 अप्रैल 1935 को स्थापना की गई, और 1/1/49 में राष्ट्रीयकरण किया गया। 1 जनवरी 49, ठीक है, 1949 में। फिर मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। और प्रथम इसके थे गवर्नर ओसबोर्न स्मिथ, और प्रथम भारतीय थे सीडी देशमुख। 1 रुपए के नोट सिक्कों को छोड़कर बाकी नोट व सिक्के आरबीआई द्वारा जारी किए जाते हैं। 1 रुपए वित्त मंत्रालय करता है, वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं जिसपे। फिर न्यूनतम कोष प्रणाली नोट निर्गमन हेतु 1957 में स्थापित की गई थी, और 200 करोड़ का रिजर्व होता है, जिसमें 85 करोड़ तो विदेशी मुद्रा होती है और 115 करोड़ होते हैं स्वर्ण। तो न्यूनतम कोष प्रणाली नोट निर्गमन हेतु स्थापित की गई थी। फिर आरबीआई के कार्य क्या है? मौद्रिक नीति का संचालन, साख का नियंत्रण, मुद्रा जारी करता, बैंकों का बैंक है, भारत सरकार का बैंकर है, एजेंट सलाहकार है, बैंकिंग व वित्तीय व्यवस्था को विनियमित करता है, विदेशी मुद्रा का भंडारण करता है, विदेशी विनिमय दर का नियमन करता है। फिर एसबीआई। तो पूर्व में 3 बैंक ऑफ बैंक, जैसे बैंक ऑफ बंगाल, ठीक है, और एक था बैंक ऑफ बॉम्बे, एक था बैंक ऑफ मद्रास। इन तीनों को मिलाकर 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ की स्थापना की गई थी 1921 में, और उसको फिर गोरेवाला समिति की सिफारिश पे 1 जुलाई 1955 को एसबीआई में स्थापना कर दी गई थी। फिर बैंक ऑफ हिंदुस्तान क्या है? तो भारत का प्रथम वाणिज्य व्यापारिक बैंक है, और 1770 में स्थापना हुई थी यूरोपियों के द्वारा। फिर अवध कमर्शियल बैंक है, 1881 में भारतीय द्वारा स्थापित प्रथम बैंक था, यूरोपियन भी भागीदार थे इसमें। पर पंजाब नेशनल बैंक 1894 में पूर्णतः प्रथम भारतीय बैंक था। फिर है मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति क्या है? स्थापना आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 452 बी के अनुसार होती है। गठन हुआ था 29 सितंबर 2016 को उर्जित पटेल समिति की सिफारिश पे। सदस्य हैं 3 आरबीआई से, 3 भारत सरकार से, एक अध्यक्ष होता है गवर्नर, दूसरा होता है भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर, और तीसरा होता है केंद्रीय बोर्ड नामित आरबीआई का एक अधिकारी। फिर रिपोर्ट प्रत्येक 6 माह में एक बार निकालते हैं। लक्ष्य निर्धारित भारत सरकार करती है प्रत्येक 5 वर्ष के लिए। वर्तमान लक्ष्य है 4% सीपीआई का महंगाई दर। न्यूनतम 2 कर सकते हैं, अधिकतम 6। समय अवधि है अपनी 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026। लक्ष्य प्राप्ति व क्रियान्वयन मौद्रिक नीति समिति द्वारा किया जाएगा।
लक्ष्य बनाने में अगर विफलता होती है तो औसत मुद्रास्फीति लगातार 3 माह तक लक्ष्य के ऊपरी सहनशीलता से ज़्यादा हो, यानी 6% से ज़्यादा हो, या फिर लगातार नीचे हो 3, है ना, निचली सहनशीलता से कम हो यानी 2% से कम हो, तो तब ये लक्ष्य बनाने में विफल हो जाएगा। फिर इसका उद्देश्य क्या है? स्थिर मुद्रास्फीति रखना, वित्तीय स्थिरता रखना, समावेशी विकास करना। ठीक है। अब उपकरण क्या है, तो कैसे करता है ये? तो ये इसके पास होती है मात्रात्मक में देखें तो, ठीक है। तो बैंक दर है, रेपो दर है, रिवर्स रेपो दर है, नगद आरक्षित अनुपात है, ठीक है। और ये है वैधानिक तरलता अनुपात, और ये है खुले बाजार की क्रियाएं। सब आता था इंग्लिश में पर सब भूल गए, आरएस ने सब बुला दिया भाई। गुणात्मक उपकरण तो ट्राई तो कर ही सकते हैं। स्टैट्यूटरी रिजर्व है यार ये, और ये नगद को क्या बोलते हैं, अब जो भी है भूल गया मैं तो सब। फिर है गुणात्मक उपकरण क्या है, तो सीमांत आवश्यकता करना, फिर साख की राशनिंग करना, नैतिक प्रभाव डालना, प्रत्यक्ष कार्रवाई करना, साख स्वीकृत करना, क्रेडिट मॉनिटरिंग करना, विविधात्मक ब्याज दर, सब पता है, सब पता है, पर मैं किसी को नहीं समझाऊंगा। फिर मात्रात्मक उपकरण क्या है, तो बैंक दर, जैसे आरबीआई द्वारा व्यापारिक बैंकों को दीर्घकालिक ऋण दिया जाता है, बैंक द्वारा आरबीआई को सरकारी प्रपत्र यानी प्रतिभूतियां गिरवी रखी जाती हैं। फिर रेपो दर क्या है, आरबीआई द्वारा कोऑपरेटिव बैंक को अल्पकालिक ऋण प्रदान किए जाते हैं रेपो दर पे। तो बैंक रेट होती है ना, उस पे तो दीर्घकाल के दिए जाते हैं। फिर रिवर्स रेपो क्या है, व्यापारिक बैंकों के पास जो अतिरिक्त धन होता है उसे आरबीआई को दिया जाता है। आरबीआई व्यापारिक बैंकों को ब्याज देता है। फिर नगद आरक्षित अनुपात एसएलआर, ठीक है। तो स्टेटरी लिक्विडिटी क्या है यार, भूल गया मैं तो, भूल गया। नगद क्या है, नगद 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 भूल गया भाई, याद ही नहीं है बिल्कुल, अंग्रेजी तो मैं भूल गया। बैंकों को अपनी कुल मांग व जमा का एक निश्चित प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति नगद या स्वर्ण के रूप में स्वयं के पास रखना होता है। तो यहाँ पे कैश रखना होता है, ठीक है, या स्वर्ण के रूप में, एसएलआर, ठीक है। और फिर आगे चलें, खुले बाजार की क्रियाएं, तो आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियां जैसे जी सैक, ट्रेजरी बिल्स का क्रय विक्रय बैंकों को किया जाता है, जो अत्यधिक सुरक्षित होते हैं एवं ब्याज भी अच्छा प्राप्त होता है। फिर आरबीआई द्वारा 2019 में ऑपरेशन ट्विस्ट चलाया के माध्यम से 10,000 करोड़ की सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया गया, ठीक है। फिर महंगाई बढ़ने पर उपाय क्या है, तो महंगाई की दर 6% से अधिक होने पर मौद्रिक नीति समिति महंगाई को नीचे लाने हेतु बाजार में तरलता को कम करती है, ताकि लोगों एवं बैंकों के पास धन उपलब्ध हो और वे बाजार में जाकर वस्तुएं की मांग कर सकें। तो इसके लिए रेपो रेट की दर बढ़ाती है, रिवर्स रेपो रेट की दर को बढ़ाती है, सीआरआर की दर बढ़ाती है, एसएलआर की दर बढ़ाती है, बैंक रेट की दर बढ़ाती है, खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों को बेचा जाता है। महंगाई दर यदि कम हो तो उपाय क्या करेगी, तो महंगाई दर अगर 2 से नीचे आ जाए तो आर्थिक विकास रुक जाता है, तरलता की कमी के कारण होता है, मांग कम होती है, उत्पादन भी कम होता है, बेरोजगारी भी बढ़ती है। तो मौद्रिक नीति में अगर ऐसा हो तो उसके लिए क्या करेंगे, तरलता बढ़ाने हेतु रेपो रेट को कम कर देंगे, रिवर्स रेपो रेट को भी कम कर देंगे, बैंक रेट की दर कम कर देती है, और सीआरआर की दर भी कम करते हैं, एसएलआर भी कम करते हैं। खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदा जाता है जिससे लोगों के पास पैसे आ जाएं। फिर तरलता समायोजन सुविधा यानी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, तो अल्पकाल के लिए तरलता बनने एवं घटाने हेतु होता है ये। और नर्सिंग समिति की सिफारिश पे 2000 में शुरू किया गया उपकरण थे रेपो रिवर्स रेपो द्वारा। फिर सीमांत स्थायी सुविधा दर एमएसपी, तो 2011 से केवल अनुसूचित वाणिज्य बैंक के लिए आरबीआई ने अपनी कुल मांग जमा एनडीटीएल का 1% रात भर के लिए ऋण के रूप में ले सकते हैं, ये बात कही, और आरबीआई से ले सकते हैं, ठीक है। और आपातकाल में तरलता की आवश्यकता हेतु ये होती है। फिर है मार्जिनल स्टैंडिंग, जो भी है फैसिलिटी होना चाहिए था, एमएसएफ, एमएसपी नहीं है, एमएसएफ होगा ये। फिर आधार दर क्या है, तो जिस दर के नीचे वाणिज्य बैंक किसी को उधार नहीं देते तो ये बेस रेट है, ठीक है। और प्रधान आधार दर, तो ये क्या है, वाणिज्य बैंक सबसे विश्वसनीय ग्राहक को देते हैं, तो ठीक है। फिर एमसीएलआर क्या है, तो सीमांत
निधि लागत पर आधारित उधार दर। तो MCLR क्या है? व्यापारिक बैंकों द्वारा जो उधार दर तय की जाती है उसके लिए बेंचमार्क बनाया गया है MCLR, यह भी बनाया है, ठीक है। फिर विवेकात्मक ब्याज दर, तो बैंक अपने समग्र ऋण का सबसे कम 17% निर्धन आय को और 4% ब्याज दर पे देते हैं। तो अपना ऋण सब 17% निर्धन आय वर्ग को देना होता है 4% ब्याज दर पे। फिर ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक क्या है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक क्या है? तो 2 अक्टूबर 1975 को बने। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में केंद्र सरकार का 50% का हिस्सा होता है, राज्य सरकार का 15 का, निजी का होता है 35 का। फिर लघु बैंक 2014 से बने। कुल ऋण का 75% प्राथमिक क्षेत्र को देना होता है। 50% ऋण 25 लाख प्रति ग्राहक को दिया जाता है। तो 50% ऋण 50% ऋण 25 लाख प्रति ग्राहक को, ठीक है, इतना दिया जा सकता है हाईएस्ट। फिर ATM, क्रेडिट कार्ड, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस सुविधा दे सकते हैं। फिर भुगतान बैंक, पेमेंट बैंक क्या है? केवल जमा स्वीकार करते हैं, ऋण नहीं देते। ATM जारी कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकते। अधिकतम एक खाते में स्वीकार कर सकते हैं जमा, एक खाते में स्वीकार कर सकते हैं। फिर लीड बैंक क्या है? 1969 में बने। प्रत्येक जिले में एक बैंक को लीड बैंक बनाना, जिला स्तर पर ऋण योजना देखता है, ठीक है। फिर बैंकिंग क्षेत्र में सुधार, तो उत्कृष्ट 2022 के पारदर्शिता प्रबंधन उत्कृष्टता नियमन हेतु है। फिर उत्कर्ष 2.0 2023 में लाए। फिर मिशन इंद्रधनुष 2015 में, इसमें नियुक्तियां, प्रशासनिक सुधार, बैंक बोर्ड, ब्यूरो, जवाबदेही, पूंजीकरण, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर दबाव हटाना, सशक्तिकरण की बात की गई। फिर बैंक बोर्ड ब्यूरो क्या है? 1 अप्रैल 2016 को गठित था। फिर एक बैंकिंग लोकपाल योजना 1995 में आई, जनता ग्राहकों की शिकायतों के निवारण के लिए। सुधार समितियां बनी है, नरसिंह समिति 1, उर्जित पटेल समिति, नचिकेत भोर नहीं है, नचिकेत मोर होगा, नचिकेत भोर। फिर दीपक पारेख समिति, उषा थोराट समिति। नचिकेत मोर समिति किसके लिए है? वित्तीय समावेशन। फिर मुद्रा की पूर्ति, मनी सप्लाई देखें तो अर्थव्यवस्था की मुद्रा कितनी है उनकी गणना हेतु इसका उपयोग करते हैं। 1961 एवं 1977 के कार्यकारी समूह की सिफारिश पर किया गया था। M1 लोगों के पास मुद्रा प्लस RBI द्वारा जारी मुद्रा, सभी व्यापारिक बैंकों की जमा और RBI के पास अन्य जमा। फिर M2 हो जाती है M1 प्लस में पोस्ट ऑफिस की बचत जमा। M3 होती है M1 प्लस में बैंकों तथा सहकारी बैंकों के पास जमा। और M4 है M3 प्लस पोस्ट ऑफिस की कुल जमा। तरलता सर्वाधिक होती है M1 की, व्यापक मुद्रा है M3 और संकीर्ण मुद्रा है M1। नोट 2000 रुपए के बैंकों की वापसी, ठीक है, RBI प्रेस नोट निकाला था 19 मई 2023 को। तो ये है। फिर अपने उसमें क्या है बजट में उनको देखें तो उसमें बोला है कि प्रोजेक्ट नेक्सिस, तो ये क्या है? प्रोजेक्ट नेक्सिस भारतीय रिजर्व बैंक प्रोजेक्ट नेक्सिस में शामिल हो गया है, जो घरेलू त्वरित भुगतान प्रणाली यानी फास्ट पेमेंट सिस्टम को आपस में जोड़कर तत्काल सीमा पार खुदरा भुगतान को सक्षम करने के लिए बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय पहल है। प्रोजेक्ट नेक्सिस का उद्देश्य दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन के चारों देशों अर्थात मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और भारत को एफपीएस को जोड़ना। तो भारत के एफपीएस को जोड़ना है। इस प्लेटफॉर्म के संस्थापक सदस्य तथा प्रथम प्रस्तावक देश होंगे। जो इस प्लेटफॉर्म के संस्थापक सदस्य भी होंगे, प्रथम प्रस्तावक देश भी होंगे, ये चार। फिर गिफ्ट, गिफ्ट अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र एक वित्तीय और विशेष आर्थिक केंद्र है जो गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक गिफ्ट सिटी जोन में 2015 में स्थापित किया गया था गांधीनगर में। 2024 में डेक्कन यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया गिफ्ट सिटी कैंपस भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय शाखा परिसर खोलेगी। फिर मौद्रिक नीति, तो संचयी नीति के साथ रेपो दर 250 आधार अंक की बढ़ोतरी की गई है। मई 2022 और फरवरी 2023 में मौद्रिक नीति समिति ने फरवरी 2023 से 6.5 पर पॉलिसी दर को अपरिवर्तित रखा है। फिर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक मार्च 2024 के अंत तक एस एससीबी द्वारा ऋण वितरण कितना 164.3 लाख करोड़ रहा है। फिर कृषि ऋण 1.5 गुना बढ़ा है। औद्योगिक ऋण 8.5% की वृद्धि हुई है। फिर उद्योग देखें, फिर आगे देखें तो
उद्योग में आपातकालीन क्रेडिट लिंक गारंटी योजना के तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम उद्योग को 100% क्रेडिट गारंटी के साथ संपार्श्विक मुक्त ऋण की उपलब्धता द्वारा समर्थित ऋण वितरण में वृद्धि हुई है। फिर ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम। तो ट्रेड्स का परिचय। ट्रेड्स एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो तरलता और कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कई फाइनेंसरों, बैंकों और एनबीएफसी के माध्यम से एमएसएमई के व्यापारियों की छूट की सुविधा प्रदान करता है। तो सॉरी, एमएसएमई के व्यापार प्राप्तियों की छूट की सुविधा प्रदान करता है। फिर है उद्यम अशिष्ट प्लेटफॉर्म। 2023 में एमएसएमई मंत्रालय द्वारा भारतीय लघु उद्योग व भारतीय विकास बैंक सिडबी के सहयोग से लॉन्च किया इसको। और ये अनौपचारिक, कौन से अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों को औपचारिक रूप देगा। कौन सा? उद्यम अशिष्ट प्लेटफॉर्म। फिर भारत की 56.9% जमा राशि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के पास है। सरकार ने 2021 में नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (NARCL) और इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड (IRDCL) की स्थापना की थी। फिर औपचारिक वित्तीय संस्थान में खाता रखने वाले वयस्कों ने 2011 में 35 से बढ़कर 2021 में 77% हो गई है। औपचारिक वित्तीय संस्थाओं में खाता रखने वाले वयस्कों की संख्या 77% हो गई। फिर यूपीआई 123 पे। फिर भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल भुगतान करने हेतु गैर इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के फोन के लिए यूपीआई नई सेवा देना स्टार्ट करेगा। यूपीआई 123 पे शुरू की गई है। साथ ही डिजिटल भुगतान के लिए 24/7 हेल्पलाइन शुरू की, जिसे डिजी साथी कहा गया है। यूपीआई सेवा यूपीआई अनुप्रयोग में ऑन डिवाइस वॉलेट तंत्र के माध्यम से डिजिटल लेनदेन को सक्षम करेगी। फिर यूपीआई लाइट, इसे छोटे मूल्य के लेनदेन के लिए डिजाइन किया गया है। त्वरित भुगतान सक्षम बनाता है। वॉलेट सीमाएं हैं 2000 से, इसकी जो सीमा है उसको बढ़ाकर 2000 से 5000 कर दी है। और प्रत्येक लेनदेन के लिए बैंक सर्वर से कनेक्ट होने की आवश्यकता नहीं है। फिर वर्तमान स्थिति देखें तो वैश्विक स्तर पर उधार लेने की संख्या के मामले में भारतीय माइक्रो फाइनेंस चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा है। भारतीय माइक्रो फाइनेंस कवरेज स्वयं सहायता समूह और संयुक्त देयता समूह 50% से अधिक घरों और भारतीय आबादी के 10% से अधिक है। फिर माइक्रो फाइनेंस मुख्यतः महिला केंद्रित गतिविधि है। माइक्रो फाइनेंस के कुल ग्राहकों में 98% महिलाएं हैं। SC/ST 23% हैं। ग्रामीण ग्राहक 74% हैं। फिर भारत इक्विटी बाजार में 5वें स्थान पर है। कॉर्पोरेट बंद पत्र की मात्रा जीडीपी का 15.5% है। फिर NSDL समेकित खाता विवरण सभी निवेशकों की प्रतिभूतियों को एक ही दस्तावेज में संकलित करता है, इक्विटी शेयरों से म्यूचुअल फंड और बॉन्ड तक। फिर समेकित विवरण निवेशकों को निवेश पोर्टफोलियो की होल्डिंग्स, उनके वर्तमान मूल्य और समग्र संरचना को आसानी से ट्रैक करने की अनुमति देता है। फिर सोशल स्टॉक एक्सचेंज वित्त वर्ष 20 के केंद्रीय बजट में सामाजिक कल्याण उद्देश्य की प्राप्ति के लिए काम करने वाले सामाजिक उद्यमियों और स्वैच्छिक संगठनों को सूचीबद्ध करने के लिए सेबी के नियामक दायरे के तहत एसएसई बनाने की दिशा में कदम उठाने का प्रस्ताव किया गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने सामाजिक स्टॉक एक्सचेंज का एक अलग खंड स्थापित करने के लिए सेबी से सैद्धांतिक मंजूरी प्राप्त कर ली है। फिर बीमा और पेंशन। तो भारत में सकल उत्पाद में बीमा और पेंशन निधि परिसंपत्तियों का हिस्सा कितना है? 19% और 5%, जबकि अमेरिका में है 52% और 122%, जो अपन से आगे हैं। ठीक है। फिर भारत में कुल बीमा पैठ वित्त वर्ष 2022 में 4.2 से वित्त वर्ष 2023 में 4 हो गई है, यानी कम हो गई है। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में बीमा पैठ वित्त वर्ष 2023 में 3.8 से बढ़कर इस वर्ष कितनी हो गई है? 4.3 हो गई है। फिर कुल बीमा घनत्व 2022 में 91 अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2023 में 92 अमेरिकी डॉलर हो गया है। सभी के लिए बीमा। भारत सरकार भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
ने प्रत्येक नागरिक और उद्यम के लिए उचित बीमा कवर सुनिश्चित करने हेतु 2047 तक सबके लिए बीमा मिशन शुरू किया है। फिर गैर जीवन बीमा में स्वास्थ्य का हिस्सा है 35 और कृषि बीमा का हिस्सा है 12। 3 पहल करी है बीमा सुगम, बीमा वाहक, बीमा विस्तार। फिर बीमा सुगम क्या है? यह बीमा बाजार को सरल और डिजिटलीकृत करेगा, जिसमें पॉलिसी बीमा खरीदने से लेकर उसका नवीकरण, दावा निपटान और एजेंट तथा पॉलिसी पोर्टेबिलिटी आदि शामिल है। फिर बीमा वाहक क्या है? यह बीमा वाहक के रूप में महिलाओं को शामिल करने पर केंद्रित है, क्योंकि वे स्थानीय लोगों का विश्वास हासिल कर सकती हैं। विभिन्न समुदाय बीमा में पहुंच को सुगम बना सकती हैं। स्थानीय आबादी के साथ जुड़कर बीमा वाहक का लक्ष्य देश के हर कोने में बीमा की पहुंच और जागरूकता बढ़ाना है। फिर बीमा विस्तार क्या है? तो बीमा ट्रिनिटी का हिस्सा है, जो अपनी तरह का पहला ऑल इन वन किफ़ायती बीमा उत्पाद, बीमा विस्तार, स्वास्थ्य और संपत्ति कवर प्रदान करेगा। उत्पाद को जीवन, स्वास्थ्य, व्यक्तिगत, दुर्घटना और संपत्ति बीमा की संयुक्त सुविधाओं के साथ एक मूलभूत सामाजिक सुरक्षा कवर प्रदान करने के उद्देश्य से परिकल्पित किया गया है। फिर 15वें वार्षिक मर्सर CAFA इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स निकाली। उसके अनुसार भारत का समग्र वैश्विक पेंशन सूचकांक मूल्य 2022 में 44.5 से बढ़कर 2023 में 45.9 हो गया है। वित्तीय क्षेत्र विकास परिषद एक मंच है जो विभिन्न वित्तीय क्षेत्र नियामकों के बातचीत की एक सुविधा प्रदान करता है। ठीक है। फिर आगे चलें तो भारत के एक वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन कार्यक्रम लाए हैं, जो क्या है? IMF और विश्व बैंक द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाने वाला पंचवर्षीय अभ्यास है, जो व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण वित्तीय क्षेत्रों वाले देशों में किया जाता है। भारत ने अपना पहला FSAP अभ्यास 2011-12 में किया, दूसरा 2017 में किया था और तीसरा कर रहा है 23-24 के लिए चल रहा है। फिर RBI वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, तो भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट FSR का 23वां संस्करण जारी किया है और इसे शुरू किया था 2010 से। तो ये हो गया अपने ये चैप्टर खत्म।